हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जहाँ पर हम सबसे पहले मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे। एलिमेंट कंपाउंड हमने देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। चलिए, तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या होता है। ठीक है, और मैटर की अलग अलग स्टेट्स हमारे पास हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है ना। अट्रैक्शन की एक फोर्स होती है जो पार्टिकल से डिसाइड करती है कि किस तरह का मैटर बनेगा, सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या गैसियस बनेगा। ठीक, फिर हमने बात की थी मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर में आ जाते हैं हमारे होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अगर हम होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो होमोजेनस मिक्सचर को हम कह सकते हैं बच्चों यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या हम कह सकते हैं कि जो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म इन नेचर। और हेट्रोजीनस को हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ये कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया था। फिर हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में। हमारे पास अलग अलग तरह के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, कुछ यूनिफॉर्म और कुछ नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते थ्रू आउट द सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द मिक्सचर में। तो पूरे मिक्सचर में जो पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते उन्हें कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, और जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के एग्जांपल जैसे कि हमने देखा सैंड और वाटर। तो सैंड और वाटर की अगर हम बात करें तो जो सैंड है वो वाटर में जो है हमें दिखाई देती है ना। जब हम सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बना लेते हैं तो सैंड जो है हमें वाटर में दिखाई देती है, और ना ही वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे मिक्सचर में। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जा रहा है। फिर हमने बात की यूनिफॉर्म मिक्सचर की। यूनिफॉर्म मिक्सचर में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने सॉल्ट वाटर का ये एग्जांपल लिया। सॉल्ट वाटर में क्या है कि ये जो सॉल्ट है और वाटर है ये आपस में क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं जब हमने ये स्मूदी का, ये फ्रूट्स की बनी हुई एक स्मूदी है, या आप इसे कह सकते हैं शेक है, या फ्रूट का कोई जूस है, ऐसे मिक्स करके हमने बनाया है। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पपाया, इन सब का क्या अलग अलग जो है हमें फ्लेवर आएगा। ये ऐसा आएगा कि पहले हमने ऑरेंज डाला तो पहले ऑरेंज का फ्लेवर आएगा, फिर मैंगो का आएगा, नहीं। इन सभी का क्या आएगा, एक मिक्स्ड फ्लेवर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंगो के पार्टिकल, एप्पल के पार्टिकल, या ऑरेंज के पार्टिकल, या पपाया के पार्टिकल पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बाद लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अलॉय के बारे में। अलॉय, अब अलॉय होते क्या हैं, अलॉय होते हैं बच्चों एक तरह के टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस क्या है, देखो, जिन्हें हम यूनिफॉर्म इन नेचर कह रहे हैं वो होमोजीनस ही हैं सारे, और जिन्हें नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं वो सारे के सारे हेट्रोजीनस हैं। तो अगर हम अलॉय की बात करें तो अलॉय क्या है, टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। क्या है ये, एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, या सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं इसे। चलो सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे। फिर दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड।
पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर होते हैं। और एक और पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म। ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, कैसे होते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इन नेचर। अब गौर करने वाली बात ये है कि हमने कहा कि ये एक मिक्सचर है, ये तो कहा हमने, ये होमोजेनस तो है लेकिन कैसा, एक मिक्सचर है। यानी कि अलॉय भी मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हमने कहा स्टील है, स्टील भी हमारा एक अलॉय है, लेकिन ये जो अलॉय है ये बने हुए किससे मिलकर के, मिक्सचर से तो मिलकर के बने हुए, लेकिन किसके मिक्सचर से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अलॉय के बारे में। तो अलॉय बनते हैं या तो मेटल और मेटल के मिक्सचर से, मेटल या मेटल के मिक्सचर से बनते हैं, या तो अलॉय बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर। ठीक है, पर अलॉय में ऐसा नहीं होता कि, चलो तो ये आपको नोट कर लेना है। लेकिन जैसे कि हमने अभी कहा कि अलॉय में ऐसा नहीं होता कि जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज है या ब्रास है, ये हमारे पास अलॉय है, तो इसमें जो है मान लीजिए कोई कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर अलग दिखेगा हमें, टिन अलग दिखेगा, नहीं, हमें उनका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखेगा, एक होमोजेनस मिक्सचर दिखेगा जिसमें पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वो मिक्सचर में वो जो कंपोनेंट है वो भी हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि हमें नॉन यूनिफॉर्म जो मिक्सचर होते हैं, सॉरी, जो यूनिफॉर्म इन नेचर जो मिक्सचर होते हैं वहां पर हमें दूसरा कंपोनेंट तो दिखाई नहीं देता। जैसे हम सॉल्ट और वाटर की बात करें तो क्या सॉल्ट वाटर के मिक्सचर में सॉल्ट हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। या अभी हमने ये इसकी एग्जाम्पल की बात की, अभी हमने ये एग्जाम्पल की बात की, तो क्या ये जो स्मूदी हमने बनाई इसमें हमें ऑरेंज, पपाया, एप्पल, मैंगो सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपोनेंट को हम देख नहीं सकते या कंपोनेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देंगे, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि है स्टेनलेस स्टील, या नॉर्मल स्टील भी ले लो, है ना, नॉर्मल स्टील भी जो होता है, एक स्टेनलेस स्टील और एक होता है हमारा नॉर्मल स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील ही यहाँ पर चलो एग्जांपल हम लेते हैं, या स्टील ही ले लेते हैं। स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये हमारे कुछ अलॉय हैं जो किससे मिलकर के बने हैं, जो बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील मिलकर के बना है आयरन से। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन, आयरन और कार्बन से। ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करें तो ये बना है कॉपर प्लस जिंक से, ये बना है कॉपर प्लस टिन से मिलकर के। ठीक, यहाँ पे पूरा ही लिख लेते हैं जिंक। तो ये हमारे पास कुछ अलॉयज हैं। तो अलॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अलॉय क्या करते हैं, जैसे ये ब्रास है तो ये कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा अच्छे से। यानी कि ये जो अलॉयज होते हैं ये मेटल का एक बेटर वर्जन होते हैं। जैसे आयरन तो एक अच्छा मेटल है ही, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन जब ये स्टील बन जाता है इसमें कार्बन मिला करके, जब हम इसे स्टील बना देते हैं तो ये और बेटर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब आयरन हमारा क्या है, एक मेटल है, लेकिन कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। तो अलॉयज मेटल और मेटल के मिक्सचर से तो बनते ही हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से भी बनते हैं।
चलिए, तो ये बात हो गई थी अलॉय के बारे में, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था, वो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि ब्रास क्या है, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। आपको याद रखना है कि कौन किसका मिक्सचर है। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। इसके अलावा अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है, हमने तो केवल वहां पर स्टील लिखा, लेकिन स्टेनलेस स्टील की बात करें तो निकेल, क्रोमियम, आयरन और कार्बन, बहुत सारी चीजों से मिल करके बना है। आयरन, निकेल, क्रोमियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, इनसे मिल करके बना है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील, ऐड कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील से मिलकर के बना है आयरन, आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, इनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आयरन नहीं लिखा, ये हमने क्या लिखे, इनके सिंबल्स लिखे। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इज एयर अ मिक्सचर। अब एयर के बारे में बात करते हैं। क्या एयर एक मिक्सचर है? आपको क्या लगता है? तो आपने क्या कभी एयर को देखा है? देखो बच्चों, एयर को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने फील किया है। हम फील करते हैं जब ठंडी पवन का झोंका आता है तो कैसे हमारे चेहरे पर टकराता है, या जब हम पेड़ पर पत्तियां देखते हैं, है ना, तो पत्तियां हवा से क्या करती हैं, हिलती है। या कपड़े हम डालते हैं छत में तो कपड़े जो है हवा से हिलते हैं। तो ये क्या शो करता है कि एयर एग्जिस्ट करती है, एयर तो होती है। या जब कभी हमारे बाल खुले रहते हैं तो कैसे हवा से उड़ने लगते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एयर तो है ना, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अब एयर की बात यह है कि क्या एयर एक मिक्सचर है? क्या लगता है हमें कि एयर एक मिक्सचर है या कोई प्योर सब्सटेंस है, यानी कि कोई एलिमेंट है? जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता है जो हमारे आसपास की एयर है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें हीलियम भी है, इसमें और भी अदर गैसेस है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, डस्ट भी है, स्मोक भी है, इतनी सारी चीजें इस एयर में प्रेजेंट है। तो ये एक प्योर सब्सटेंस तो होगी नहीं। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, अब लेकिन एयर है कैसा मिक्सचर? क्या एयर के सारे कंपोनेंट को हम देख पा रहे हैं? पहले तो हम एयर को ही नहीं देख पा रहे, तो एयर के कंपोनेंट को क्या देखेंगे? तो एयर है तो एक मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर है? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी कि हम कह सकते हैं एक होमोजीनस मिक्सचर है एयर। ठीक है, चलिए तो कुछ चीजें पढ़ते हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू लर्नड अबाउट एयर एंड इट्स कंपोजिशन। तो क्लास 6 में बिल्कुल चैप्टर था हमारे पास एयर अराउंड अस, क्लास 6 में है, और क्यूरियोसिटी में वो कुछ डिफरेंट नाम से है। तो वहां पर हमने एयर के कंपोजिशन के बारे में बात की थी। नेचर्स ट्रेजर में इज एयर अ मिक्सचर। तो क्या एयर एक मिक्सचर है? व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज? तो क्या एयर एक मिक्सचर है? हाँ बिल्कुल, जब उसके अलग अलग कंपोजिशन उसके हैं, अलग अलग कंपोनेंट उसके हैं, तो वो बिल्कुल एक मिक्सचर है। और किस तरह का मिक्सचर है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जैसे हमने कहा कि सारे कंपोनेंट अच्छे से मिले हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली कहें या पार्टिकल जो है अच्छे से मिक्स है उसमें। ठीक है, तो किस तरह का मिक्सचर है? वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। चलिए, तो बच्चों, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि 50%, जैसे हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर के बारे में बात की, तो हमने कहा वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी कि पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% वाटर है उसमें और 50% सॉल्ट है। बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि दोनों जो है बराबर होने चाहिए, नहीं। एक कंपोनेंट अगर कम भी है लेकिन पूरे मिक्सचर में प्रेजेंट होना चाहिए इवनली, तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, या यूनिफॉर्म मिक्सचर आप कह सकते हैं। You have learned that air is a uniform mixture of mainly nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and water vapor. Out of these, oxygen is required by most of the living beings to stay alive, and it also help in combustion. जबकि nitrogen, which constitute about 78% in the air, does not take part in combustion. तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि एयर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
हीलियम, आर्गन, बहुत सारी अदर गैसेस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन का मेनली यूज किया जाता है लिविंग बींग्स के द्वारा। ठीक है, वो क्या करते हैं, सांस लेने के लिए, जैसे हम सब भी है तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ज्यादा यूज करते हैं। और ऑक्सीजन हेल्प भी करता है दहन की प्रक्रिया में, कंबशन में। कुछ भी चीज जलाना हो तो बिना ऑक्सीजन के वो प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जबकि ज्यादा परसेंटेज में है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर भी वो कंबशन में कोई हेल्प नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। वी ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज वाटर वेपर इन इट। when warm air touches a cold surface the water vapor turns into liquid water forming a tiny droplet। तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पर एक तो ये बारे में बात की है कि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में हेल्प करता है, जबकि नाइट्रोजन कंबशन में कोई हेल्प नहीं करता। दो चीजें हैं। ऑक्सीजन ज्यादातर लिविंग बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, अपना सांस की प्रक्रिया के लिए, है ना, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा बात की गई है कि एयर में जो है वाटर वेपर भी प्रेजेंट है ना, वाटर वेपर जिसको हम जल वाष्प कहते हैं। अब ये वाटर वेपर प्रेजेंट तो है, लेकिन जब ये वाटर वेपर क्या होती है, किसी कोल्ड सरफेस से टकराती है तो ये क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन के बारे में भी बताया गया है कि कंडेंस होकर के वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट वेयर यू टेस्टेड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी एक्सेल। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट प्रीवियसली जो भी पढ़े हैं वो रिकॉल करने, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे ही उन्हें। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट है ही। लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। वैसे तो प्रेजेंट है, हमको पता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एयर इज अ मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एयर के बारे में, तो हमने कहा कि एयर है क्या, एयर क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। एयर क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है, अगर हम बोलते हैं 100% एयर है, तो एयर में पाया जाता है बच्चों नाइट्रोजन, दैट इज 78%। एयर में पाया जाता है ऑक्सीजन, दैट इज 21%। अब बचा क्या, 1%, है ना, 8 और 1 9, 7 और 2 9 है, तो 99% तो एयर को, एयर में यही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 99 यानी कि 78% ही और 21% ही। लेकिन अगर हम बात करें बाकी का जो 1% है, उस 1% में क्या है, उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, एंड अदर गैसेस। कितनी है ये 1%। तो बाकी के, एक तो ये है एयर का कंपोजिशन, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक और अदर गैसेस भी हैं। अदर गैसेस जैसे कि आर्गन है और जो सारी गैसेस हैं जो प्रेजेंट है ही, तो ये सब बाकी के 1% में आती है। क्लियर है, चलिए। और बाकी ये जो वाटर वेपर है, जिसको हम हाईलाइट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा वाइट से कर लेते हैं, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ये वेरी करती है ना, एरिया टू एरिया वेरी करती। कभी वाटर वेपर किस कहीं जगह ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। क्लियर है। अब दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%। ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, मान लीजिए जो ह्यूमंस है, इसको ह्यूमंस मान लेते हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, जिसको प्लांट्स इनहेल करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं, जिसको ह्यूमंस इनहेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमंस भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स और अदर प्लांट्स आ जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अदर प्लांट्स जो है, ट्रीज प्लांट्स जो भी है सारे आ जाते हैं। तो ये बात हो गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का पहला पॉइंट तो ये है ना, कि ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि ये लकड़ियां हैं, अब इन लकड़ियों को जलाना है, जलाना है इन द सेंस आग जलानी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये क्या करती है, हेल्प्स इन कंबशन। क्या करती है ये, कंबशन में हेल्प करती है, यानी कि जब हम कोई चीज जला रहे हैं उसमें हेल्प करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि ये आप हायर क्लासेस में भी देखोगे कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी कंबशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अगर हमें कोई प्रोसेस रोकनी है कंबशन की, तो वहां पर अगर हम ऑक्सीजन को कट कर दें, है ना, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें, तो कंबशन की प्रोसेस रुक जाती है। कंबशन के लिए तीन मेन चीजें चाहिए होती हैं, अगर किसी भी चीज को जलना है, जलाना है, जो भी है, तो उसके लिए तीन मेन चीजें चाहिए होती है। उसको ऐसे हम ट्रायंगल से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के साथ जिस चीज में जलना है, फ्यूल, फ्यूल भी जरूरी है, और तीसरा जरूरी है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। ये तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीनों कंडीशंस अगर हैं तो कंबशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। कंबशन को यहाँ पे बना लेते हैं हम। अगर कंबशन की प्रोसेस करनी है या कंबशन करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन फ्यूल भी है, और इग्निशन टेम्परेचर भी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंबशन की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हमने कहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%। अब बुक्स में कहीं कहीं पर 79% भी लिखा रहता है, आपको ध्यान रखना है 78%, ठीक, क्योंकि 21, क्योंकि 79% अगर ये हो जाएगा नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 100% बन गया। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, 78% है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी का 1% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज है। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये क्या करता है, डू नॉट हेल्प इन कंबशन। ये कंबशन में किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प नहीं करती है, ठीक है, कौन, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि हमने बात की, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमसे लेते हैं, यानी कि हम जो है जो एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको प्लांट्स इनहेल करते हैं। तो क्या होगा अगर प्लांट्स ही ना रहे या कम रहे, तो प्लांट्स अगर कम है तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, इसके अलावा एनिमल्स भी बहुत ज्यादा हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो अगर प्लांट्स कम है तो एक तो ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम होने लगेगी, है ना, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन भी तो दे रहे हैं हमको, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ने लगेगी तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ने लगेगा, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे, जो प्लेन्स एरिया है वहां पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं CO2 के बढ़ने से। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हमको ग्रो करने हैं, ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। तो ये जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा उसको हमने एक शॉर्ट स्लाइड में लिख लिया है। एक बार आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें एक्टिविटी की बात करनी है। एक्टिविटी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कंफर्म करना है। अब ये एक्टिविटी है तो बहुत इजी है ना। आपको क्या करना है कि लाइम वाटर ले लेना है, ठीक है। लाइम वाटर में जो गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पास करवाना है। तो आप क्या देखोगे, जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाओगे तो लाइम वाटर हो जाएगा मिल्की, यानी कि दूधिया वो बन जाएगा। ये शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। और अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर से पास कराते रहेंगे तो जो मिल्की हो गया था लाइम वाटर, उसको वो क्लियर भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे ये प्रोसीजर, ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।